हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। बच्चों, हम आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया, जो कि पूरे तरीके से इंटर रिलेटेड होगा हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टडी किया और उनके जो एप्लीकेशंस हैं कि कहां-कहां पर कैसे-कैसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखते हैं। ठीक है? तो आज की इस क्लास के अंदर बच्चों हम पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे कि भई कौन-कौन से टर्म्स है जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में थ्रू आउट क्वेश्चंस में यूज करेंगे, देखेंगे जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। इन सब का यूज करके जो मेन एप्लीकेशंस हम क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ट्रिग्नोमेट्री बहुत बियॉन्ड चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे 10th क्लास के सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिल जाते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं कहाँ रियल लाइफ में यूज होती हैं। तो बच्चों जब हम अपने नजरिए को थोड़ा-सा एक्सपेंड करते हैं ना, अपने डोमेन को इंक्रीज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भई जो हम आस-पास में देख रहे हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बैक में बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल कुछ ऐसा ही है। बच्चों आज के टाइम पर आपको पता है कि हर वो कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है जिसके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जिसके पास वेपन्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है बच्चों, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एविएशन। जो आप एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखते हो, ठीक है? इसमें भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है? इसके अलावा जो रॉकेट साइंस है, रॉकेट टेक्नोलॉजी है, वहां पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि कोई रॉकेट किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी हाइट अचीव कर रहा है ना? उन सब चीजों को भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से समझ पाते हैं, ठीक है? जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप एक एनिमेशन की हेल्प से समझ जाएंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसको टाइम 0 कर दिया। ये एक रॉकेट है, ठीक है? और ये रिसीवर है, ये डेटा रिसीव करेगा कि रॉकेट किस पर्टिकुलर इस रिसीवर के रिस्पेक्ट में किस पर्टिकुलर एंगल पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो रॉकेट है वो कितनी हाइट अचीव कर रहा है, इन सबको वो कलेक्ट करेगा डेटा, ठीक है? तो भाई ये जो डिवाइस काम कर रही है, एक्चुअली ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रही है, तभी वो रॉकेट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर हाइट को डिफाइन कर पाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको टाइम लैप्स को इंक्रीज करता हूं, तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर एंगल चेंज होता देखते जा रहे हैं, एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों? और इस तरीके से ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना? जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो ये जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस फिक्स रखी है। अब यहाँ पर एंगल सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद उसकी हाइट ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट हो रही है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मैं ऐसा एंगल तक पहुंच पाऊं, ठीक है, जो कि हमें एक्यूरेट थोड़ा सा हम्म चलिए, जैसे 29.94 है। अब ये एक्यूरेट 30 डिग्री पर अलाइन नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना? क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होता है। 30 डिग्री पर पहुंचने के लिए काफी बार हमें कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल जाए, ठीक है, और ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो क्या मैं इसकी हेल्प से आपका हाइट कैलकुलेट कर पाऊंगा? एक सिंपल एग्जाम्पल से बच्चों समझते हैं, ठीक है? आप अज्यूम कर लीजिए कि ये जो एंगल आपके पास थीटा दिख रहा है ना? ये जो एंगल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एंगल अप्रोक्सीमेट हमारे पास 30 डिग्री है ना? क्योंकि भई हमने तो अभी कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो हम उन्हीं की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे जो हम ईज़िली जानते हैं, ठीक है? तो अज़्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है 29.94, ये अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री है, ठीक है? और ये जो रॉकेट का बेस पॉइंट था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो थी बच्चों, वो यहाँ पर 5 किलोमीटर मेंशन है। अब मैं कहूँ कि भई इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये जो टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पर रॉकेट की हाइट कितनी होगी? है ना? कितनी हाइट अचीव कर लेगा? तो बच्चों यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि tan 30 डिग्री जो होगा, क्या बच्चों? जो tan 30 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज़ अपोजिट साइड। और ये अपोजिट साइड फॉर एग्जांपल इसको मैंने A बोल दिया और ये B बोल दिया और इसको मैंने C बोल दिया। तो AB हमें नहीं पता, लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड AB एंड BC इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर AB को कैलकुलेट करूँगा तो हो जाएगा 5 अपॉन में √3, और इसको हम √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 5 इंटू में √3 अपॉन में आपके पास 3। ओके, 5 इंटू √3 अपॉन 3। बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, 5 अपॉन 3 क्या होगा? ये जो 5 अप जो हमारे पास 3 अपॉन 5 होगा, है ना? वो अप्रॉक्सिमेट 1 टाइम्स में जाएगा तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, ये 1.66 वी कैन से कि भाई ये जो होगा ये 1.67 इंटू में, और यहाँ पर √3 की जो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है बच्चों √3 की, वो 1.732 होती है, जो कि हम थ्रू आउट द चैप्टर यूज भी करेंगे।
और यहाँ पर आपके पास 1.732। तो बस इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो एप्रोक्सिमेट हमको इतनी हाइट के आस-पास आ जाएगा, ठीक है? अब मैंने एंगल थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया है, तो अब एंगल क्या होता है ज़रा-सा भी इंक्रीज़ होता है ना तो हाइट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लियर? लेकिन एक आइडिया तो समझ में आ गया बच्चों कि हाँ, वी कैन कैलकुलेट ये जो रॉकेट साइंस है इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई हो रही है, ये तो हम समझ पा रहे हैं, क्लियर है बच्चों? तो ऐसे सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय मरीन बायोलॉजिस्ट टू स्टडी द डेप्थ ऑफ ओशियन एंड अदर्स। तो बच्चों जो मरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो ओशियंस की डेप्थ को एनालाइज़ करते हैं, वो भी आपका इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। इस पर वो हाइट कैलकुलेट करते हैं कि इस सी में जो नीचे पर रॉक है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी गहराई में है, तो वहाँ भी आपका ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो कि हम क्वेश्चंस में उनकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, और जो हमने बात करी कि बेसिक जो टर्म्स है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इन चीज़ों को बच्चों हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहले तो आप देख सकते हैं कि भई एक ट्री है, ठीक है? अब इस ट्री को एक ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है? और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑब्जर्वर बोलेंगे, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जर्वर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये पेड़ में लगे हुए किसी, या पेड़ में बैठे हुए किसी पक्षी को देखने की कोशिश कर रहा है, किसी बर्ड को देखने की कोशिश कर रहा है ना? इसको आइए हम थोड़ा-सा और बेटर वे में विजुअलाइज़ करते हैं। चलिए बच्चों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है जॉनसन, ठीक है? वो एक टॉल टापू पे और एक बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके से, वो लाइट हाउस भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर वो इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है? और आसमान में एक एरोप्लेन है, ठीक है? और उसी समुद्र में एक शिप भी है, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों, ये जो जॉनसन का आइज़ है, उसके साथ ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो कि बिल्कुल पैरेलल होता है। अगर हम ऐसे खड़े होकर के बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, तो सरफेस के ठीक पैरेलल जो लाइन है, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। सो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल, ओके। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है? जैसे कि बच्चों अगर मैं ये बोलूँ कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? अब अगर जॉनसन इस प्लेन को देखता है, क्या देखता है बच्चों? इस प्लेन को देखता है। तो ये जो लाइन आप इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हो, जो कि एक्चुअल में ऐसा थोड़ी कि कोई हमारे आँखों से कोई ऐसी रेज़ निकल रही हैं जो हमें दिख रही हैं, कैसे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है ना? ये जो हॉरिजॉन्टल है बच्चों, ये भी आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, और ये जो लाइन ऑफ साइट जिसको हम देख रहे हैं, है ना? यानी कि जिससे वो एक ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ऐसे आप इमेजिन करो कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा, तो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? तो वो हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल फॉर्म करता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि प्लेन के लिए बन रहा है। क्लियर है बच्चों? और यहां पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 22.1 डिग्री के अप्रोक्सीमेट बन रहा है, ठीक है? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारी हाइट से, हमारी पोजीशन से अबव होता है, तो हम हमेशा ऊपर की तरफ उसको देखते हैं, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करता है। अब अगर जॉनसन प्लेन के अलावा अगर इस शिप की तरफ देखता है, ठीक है बच्चों? तो इस केस में क्या होगा? ये जो लाइन ऑफ साइट होगी, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही होगी, बिलो डायरेक्शन में जा रही होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और इस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म करेगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? ये सब लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? आइए इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, ठीक है? जब जॉनसन ने शिप को देखा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बना, उसको हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, ठीक है बच्चों? लेकिन एट अ सेम टाइम, अगर कोई इस शिप पर बैठ करके जॉनसन को ऑब्जर्व करे, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये लाइन हो जाएगी बच्चों, ठीक है? उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये लाइन होगी, और ये उसकी लाइन ऑफ साइट होगी, है ना? जो स्पेस जो यहाँ पर शिप में बैठा हुआ है। तो यहां से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करेगा, और ये दोनों ही एंगल बच्चों आप देखेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द यास्ट फ्रॉम जॉनसन इज 15.9 डिग्री, and at the same time the angle of elevation to Johnson from the yacht is a 15.9 डिग्री। यानी कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और उसी हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। क्लियर? क्यों सेम होंगे बच्चों? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन हम देख रहे हैं बच्चों, ये पैरेलल लाइंस होंगी, और जब ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये हमारे पास कौन से एंगल फॉर्म करेंगे बच्चों? तो बता सकता है? ये जो एंगल फॉर्म कर रही हैं,
कि किस टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स हैं और इनको हम क्यों इक्वल बोल पा रहे हैं। मैं आपको चलिए ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन आप सोच के बताइए कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कौन से एंगल्स कहलाएँगे और ये क्यों आपस में इक्वल हैं? चलिए बच्चों बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, ये है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? और जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए बच्चों, तो अभी जो हमने लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझा, अब जरा इसको एक बार थोड़ा-सा आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहां पर अगर हम देखें, तो आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये बच्चों ये ऑब्जर्वर की आईज़ है, ठीक है? ओके। और यहाँ पर ये इजिप्ट है और ये आपके पास सिंगापुर है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो एंगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है? व्हाट एंगल डज़ द फिगर शो? ये जो दोनों फिगर में एंगल शो हो रहा है, ये कौन-सा एंगल है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? जल्दी से बताइए। ये कौन से एंगल यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चों। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट जो कि हाइट में होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करता है। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं, ये जो इजिप्ट है, यहां पर आप इजिप्ट को देख पा रहे हैं। व्हाट लाइन सेगमेंट डज रिप्रेजेंट लाइन ऑफ साइट? यहां पर किसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे? हम ईएफ को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे या फिर हम जीएफ को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे? इजिप्ट में लाइन ऑफ साइट किसको बोला जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को जिस उससे देख रहे हैं, है ना? यानी कि हमने अगर ऊपर की तरफ देखा तो ये हमारे लिए लाइन ऑफ साइट। अगर मैंने बिलो देखा तो ये हमारे लिए लाइन ऑफ साइट है। ठीक है बच्चों? तो लाइन ऑफ साइट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ईएफ, लाइन ईएफ बोलूं या एफई बोलूं, ये लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है? इसके बाद हाउ अबाउट इन सिंगापुर? अगर सिंगापुर में बोले कि यहां पर लाइन ऑफ साइट क्या है तो जल्दी से बताइए बच्चों। जी हाँ, सिंगापुर में लाइन ऑफ साइट आपके पास में बच्चों ये लाइन आईएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लाइन आपकी आईएच हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन इजिप्ट व्हाट लाइन सेगमेंट डज रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन? इसमें कौन सी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करती है? जल्दी से बच्चों बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो सरफेस के पैरेलल है या खुद सरफेस वही हॉरिजॉन्टल होता है ना? जैसे कि यहाँ पर जो आईज है वो उससे सरफेस के पैरेलल जो हमको दिख पा रहा है बच्चों, ये लाइन है, ठीक है? तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर इन इजिप्ट तो हम देख सकते हैं कि लाइन एफजी बच्चों हमारे पास में हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब सिंगापुर में अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो सिंगापुर में हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन आईजे हो जाएगा, ठीक है? व्हाट आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इन बोथ दी लैंडमार्क? इन दोनों ही लैंडमार्क में अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन को नेम करना है, मीजर तो अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है? मीजर करने के लिए अभी हमारे पास कोई टूल नहीं है, बट वी कैन नेम द एंगल। तो अगर हम नेम करेंगे बच्चों तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास बनेगा ई एफ जी। कौन सा बनेगा बच्चों? ई एफ जी। ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, या फिर मैं इसी एंगल को जी एफ ई भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों? जी एफ ई भी लिख सकता हूं। तो इजिप्ट के केस में एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में ई एफ जी बनेगा या जी एफ ई बनेगा। और बच्चों जब मैं सिंगापुर के केस में देखूंगा तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन एच आई जे, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एंगल हमारे पास एच आई जे है या फिर आपके पास जे आई एच है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस इतने ही टर्म्स हैं। जिसको ये क्लियर हो गया उसके बाद आपको कहीं भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों हम बात करते हैं सन के एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आप देखते हैं कि दोपहर के समय यानी कि दिन के 12 बजे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब हम कहते हैं कि सन बिल्कुल ही हमारे सिर के ऊपर ही है ना? तो उस टाइम पर आप देखते हैं कि जो शैडो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब शैडो की लेंथ 0 होती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है सन के एंगल ऑफ एलिवेशन को? आइए बच्चों समझते हैं। आइए बच्चों समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक टाउन की पिक्चर है, ठीक है? यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, कार्स हैं रोड में, ट्रीज भी हैं, ठीक है? और अलग-अलग यहाँ पर आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, जैसे कि पॉइंट इज़ बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने ए की कोई पोजीशन यहाँ से लोकेट कर दी। ए को फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, ठीक है? ए कोई एग्जांपल ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ट्री को। अब ध्यान से बच्चों समझिएगा, ये जो सन है, इसको हॉरिजॉन्टल इसको बोलेंगे तो इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये 0 डिग्री है। कितने डिग्री का है बच्चों? 0 डिग्री का है, ठीक है? अब मुझे पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो कैसे देखेंगे? आइए समझते हैं, ठीक है?
या किसी पॉइंट से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें, तो लेट्स सपोज ये जो सर्किल है, इसको हमने पॉइंट बी पर इस तरीके से रख दिया, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो 53 डिग्री का एंगल आप देख पा रहे हैं, ये इस पॉइंट से इस सन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, है ना? या सन से इधर पे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से बोलूंगा, तो इस पॉइंट से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? है ना? क्योंकि ये जितना भी एंगल है, वही एंगल आपके पास ये भी फॉर्म करेगा, 53 डिग्री। तो यही एंगल हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो जाएगा। अब इसी तरह बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट, ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है? चलिए। हुँ, अब मैं पॉइंट सी पर आ जाता हूँ, ठीक है? अब अगर आप पॉइंट सी को ऑब्जर्व करोगे, हाँ जी बच्चों, पॉइंट सी पर आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 25 डिग्री है ना? इसी तरह पॉइंट ई पर अगर हम आ जाएँगे, तो ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 34 डिग्री है। पॉइंट ए पर ट्री पर आ जाएँगे, तो यहाँ पर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख पा रहे हैं बच्चों, 24 डिग्री है। पॉइंट एफ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास इस सरफेस से एंगल ऑफ एलिवेशन 18 डिग्री होगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो एंगल ऑफ एलिवेशन की भाई क्वेश्चंस में आप पढ़ेंगे कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट से सन की तरफ जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल है, वहां पर जो एंगल बन रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि प्रैक्टिकली अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट एफ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो आप देखोगे कि पॉइंट एफ से लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल 18 डिग्री है, तो यहां से हम इसको भी 18 डिग्री आपका बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे बच्चों? 18 डिग्री बोल पाएंगे, ठीक है? आया कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं कि शैडो का कॉन्सेप्ट क्या है। सन के एंगल ऑफ एलिवेशन के इंक्रीज और डिक्रीज करने से शैडो की लेंथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आइए उसको विजुअलाइज करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो लेट्स सपोज दूर पर कहीं पर आपके पास सन है, ठीक है? और यहां पर अगर हम देखें तो 2 पिलर्स हैं, एक आपके पास पिलर डीई है और दूसरा पिलर आपके पास में एबी है, ठीक है? और जो हमको बीसी और ईएफ दिख रहा है बच्चों, ये इनके शैडो हैं। जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसको अगर बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे-जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूं, शैडो की लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। क्या हो रही है बच्चों? शैडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है। और जैसे-जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में इंक्रीज करता जाऊंगा और आप देख पा रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री पर तो आपको बिल्कुल भी शैडो फॉर्म नहीं हो रही, है ना? अप्रॉक्सिमेट 0 शैडो हो गई। और न मतलब जैसे-जैसे हम 90 डिग्री के क्लोज पहुंचते हैं, क्या देखते हैं बच्चों कि शैडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है। ओके। तो ये चीज हमें समझ में आया कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा इंक्रीज होगा, तो जो शैडो की लेंथ है वो आपके पास डिक्रीज होगी। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। समझिएगा बच्चों, लैडर ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। व्हेन प्लेस अलोंग अ वॉल, जब उसको आपने एक वॉल के अलोंग में प्लेस किया है, ठीक है? इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर, हमको लैडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो भाई इस प्रॉब्लम में आप खुद इमेजिन करिए सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम यानी कि एक फिगर फॉर्म करिए और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करिए। ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों एक वॉल की बात की जा रही है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये वॉल होगी, ठीक है? अब इस वॉल पर क्या है बच्चों? लेटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहां पर हमने फॉर एग्जांपल एक, चलिए, ठीक है, ये आपके पास लेटर हो गए और इसको बिल्कुल इक्वल कर देते हैं यहां से। और फिर ये हमारे पास बच्चों यहां पर ग्राउंड हो गया, नोट करिएगा। अब परफेक्ट फिगर फॉर्म कर गया बच्चों, ठीक है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है, ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री है। कैसा है? 60 डिग्री है बच्चों। और लिखा हुआ है द लेटर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल है, यहां से लेटर आपके पास 8 मीटर अवे है, ठीक है? तो द लेंथ ऑफ द लेडर, हमको इस लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो आपको लेडर दिख रही है बच्चों, ये लेडर की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखिए, तो अब हमारे पास बच्चों हाइपोटेनस आपसे पूछा गया है, ठीक है? और आपको जो एडजेसेंट साइड है वो गिवन है। तो यहां से हम बच्चों लिख सकते हैं कि जो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी, नोट करिएगा बच्चों, जो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों, दैट इज ये हमारे पास एडजेसेंट साइड हो गई। फॉर एग्जांपल मैं नेमिंग कर देता हूं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहां पर एडजेसेंट साइड अगर मैं बोलूं तो बच्चों यहां से बीसी हो गई और हाइपोटेनियस आपके पास में ए बी हो गया। तो इधर से हम देख सकते हैं कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है और बीसी हमारे पास में 8 हो गया। एसी हमें, सॉरी,
बीसी हमारे पास में बिल्कुल 8 हो गया और यहाँ पर एबी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ से एबी की जो लेंथ आएगी वो आपके पास 16 मीटर आ जाएगी। एबी आपके पास 16 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों? 16 मीटर हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर आर द सेम, अगर किसी टावर की हाइट और शैडो दोनों ही सेम लेंथ की है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? चलिए बच्चों फटाफट से सॉल्व करिए। देयर आर फोर ऑप्शन ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर आपको याद होगा जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर रहे थे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तो हमने देखा था कि जो 45 डिग्री का एंगल होता है वो कब फॉर्म करता है? जब हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि भाई दोनों साइड्स उसकी इक्वल होती है, यानी कि जो एडजेसेंट साइड और जो अपोजिट साइड है दोनों इक्वल होती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ फिगर ड्रॉ कर दिया कि बच्चों अगर ये एबीसी है ना, और यहाँ पर मेंशन है द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो यहां से आप सॉल्व करोगे बच्चों, tan ऑफ थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ए बी अपॉन में आपके पास बीसी, और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा आपके पास में 1 हो जाएगा। दैट मींस थीटा विल बी 45 डिग्री। तो थीटा आपके पास 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, है ना? ओके, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो कुछ ऐसा है बच्चों, यहां पर ये एक वर्टिकल पोल है। अब नोट करिएगा, ये एक वर्टिकल पोल है और फिर लिखा है बच्चों आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 30 डिग्री। तो यहां पर ये जो रोप है बच्चों, इस रोप को ध्यान से समझिएगा कि रोप आपकी 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे बच्चों? रोप आपके पास जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है? रोप आपके पास में 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ओके, समझ में आ गई बात? तो रोप को इस तरीके से टाइट किया गया है कि वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है और टॉप के साथ में उसको टाइट किया गया है। अब हमको गिवन है बच्चों कि जो रोप है वो हमारे पास 20 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये हमारे पास में 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो हमें इस पोल की हाइट को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास राइट एंगल होगा बच्चों। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर मैं यहाँ से देखूं, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। ओके, एबीसी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो एंगल हमारे पास गिवन है ये कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, दैट इज, लेकिन यहां पर हमें हाइपोटेनस गिवन है ना, तो हम tan यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर बच्चों जो sin 30 डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री इक्वल टू दैट इज AB अपॉन में AC, AB अपॉन में आपके पास AC। सो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और AB हमें फाइंड आउट करना है और AC हमारे पास 20 मीटर गिवन है। तो यहां से AB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, नोट करिएगा, ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 20/2। सो ये हमारे पास में 10 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास 10 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जिसमें लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों पहले तो सिचुएशन को हम एक बार विजुअलाइज करते हैं। आइए बच्चों इस इमेज की हेल्प से इस चीज को हम बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्री है और ये स्टॉर्म की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका ब्रेक हो गया। तो यहां पर हमें मेंशन है कि भाई जो ट्री है वो उसके फूट से यहां से आपके पास उसका और जो ट्री का टॉप है
ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे कितना बच्चों 8 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर के ग्राउंड से लगा है और ग्राउंड के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो ट्री है, इस ट्री की पूरी हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि लेट्स सपोज ये जो ट्री का इतना पोर्शन है ना? ये ट्री का जितना आपको पोर्शन दिख रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने नेमिंग कर दी। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट ए हो गया, ये कोई पॉइंट बी हो गया, ये कोई पॉइंट सी हो गया, ठीक है? तो अगर मैं बच्चों ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा हो, ठीक है? एक रफ इमेज की तरह समझिएगा कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिख पा रहा है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं ए और बी इसको बोलते हैं, ये ए है और ये हमारे पास में बी है। ठीक है बच्चों? अब जरा ध्यान से समझिएगा। जो ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है बच्चों? है ना? ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पर एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया। अब tan 30 डिग्री जो होगा बच्चों, किसके बराबर होगा? दैट इज़ एबी अपॉन बीसी के बराबर, एबी अपॉन बीसी के इक्वल और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। यहाँ से बच्चों हमको एबी फाइंड आउट करना है पहले तो, उसके बाद बीसी हमको 8 मीटर गिवन है। यहाँ से एबी की वैल्यू हमको आ जाएगी 8 अपॉन √3 के बराबर। कितनी आ जाएगी बच्चों? हमको एबी की वैल्यू जो यहाँ पर देख रहे हैं, एबी की वैल्यू 8 अपॉन √3 आ गई, है ना? सिर्फ इतना पोर्शन देखिएगा बच्चों, अभी हमें सिर्फ ट्री के इतने पार्ट की हाइट पता चली है जो कि 8 अपॉन √3 कितना है बच्चों? 8 अपॉन √3 मीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब अगर हमें पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये जो पोर्शन जमीन में लगा हुआ है, जो कि अभी एज़ अ हाइपोटेनियस वर्क कर रहा है, इसकी भी लेंथ अगर पता चल गई, तो दोनों का सम टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और बेस हमको गिवन है, तो वी कैन आल्सो अप्लाई दैट इज़ cos 30 डिग्री जो होगा वो बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस एसी के बराबर होगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और बीसी हमारे पास में 8 हो गया अपॉन में एसी। ये हो जाएगा एसी की वैल्यू बच्चों 16 अपॉन में √3। कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 अपॉन में √3। ये हमारे पास एसी की वैल्यू हो गई। और अगर मुझे टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना? ये हाइपोटेनस पार्ट और ये हाइट वाला पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा? टोटल हाइट ऑफ ट्री हमको मिल जाएगी। टोटल हाइट ऑफ ट्री हमको मिल जाएगी, जो कि हो जाएगा बच्चों यहाँ से दैट इज 8 √3 प्लस में 16 √3। ये हो जाएगा आपके पास 24 √3। हमने यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लिया √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तो वी विल गेट 24 √3 अपॉन 3। 3 से 24 को 8 टाइम्स में, तो वी विल गेट 8 √3 मीटर। यहाँ पर हमको 8 √3 मीटर फाइंड आउट हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ ट्री। ये एक प्रॉब्लम है, इसको सभी बच्चों को सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चों मैंने सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और शैडो के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, सीधे आप इसका आंसर बता सकते हैं एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उसके शैडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है, तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या ट्रू होगा। इट विल बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। सिलेक्ट द करेक्ट वन। बच्चों बहुत ही सिंपल है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है, तो शैडो की लेंथ बच्चों आपकी डिक्रीज करती है। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और इसका एक रीजन भी हमने एक्सप्लेन किया था, हमने सिमुलेशन की हेल्प से भी समझा था, ठीक है? और हम इसको यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो दिन के 12 बजे अगर आप देखेंगे, तो उस टाइम पर आपको जो शैडो है ना, बिल्कुल एक्यूरेट अगर आप देखेंगे, तो वो शैडो उस टाइम पर आपकी बिल्कुल सबसे मिनिमल लेंथ हो जाती है, ठीक है? मतलब क्लोज टू 0। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, इफ अ टावर 6 मीटर हाई कॉस्ट शैडो ऑफ 2 √3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन, हमें सन का एलिवेशन बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक टावर की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू है, ठीक है? इसमें आप फिगर बनाओ चाहे नहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही मार्क करना है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जितने भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, अगर उनमें फिगर की रिक्वायरमेंट है, तो जरूर से बनाइए। फिगर के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर को जाकर के देखेंगे, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसमें आप देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ में मार्किंग स्कीम अटैच होती है। और उस मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हर एक सेक्शन के, हर एक पोर्शन के अलग-अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। फिगर के लिए 1 मार्क्स गिवन है, हाफ मार्क्स कैलकुलेशन का गिवन है
और उन सबके बेसिस पर फिर टोटल 5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। यानी कि स्टेप मार्किंग में हम ये चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि फिगर बना है कि नहीं बना, उसके मार्क्स, साथ ही साथ कैलकुलेशन सही है, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे, कॉन्सेप्ट सही है। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है और इस चीज़ को इसीलिए कहते हैं कि भई बोर्ड्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जितना भी आपको आता है, उतना आप सॉल्व करके आइए। आपने 2-3 स्टेप भी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता, 2-3 स्टेप भी लिखो, उन 2-3 स्टेप के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, ये हमारे पास बच्चों टावर हो गया और इस टावर की हाइट हमारे पास में 6 मीटर गिवन है। ठीक है? ओके। फिर गिवन है बच्चों कास्ट शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो शैडो है वो हमारे पास 2√3 मीटर लॉन्ग है। ऐसे कुछ ये हमारे पास शैडो हो गई। लेट्स सपोज ये शैडो हमारे पास 2√3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है? देन द सन्स एलिवेशन, तो बच्चों मान लीजिए सन कहीं यहां पर रहा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ सन रहा होगा, तो सन्स एलिवेशन हमें फॉर्म करना है। ठीक है? तो एलिवेशन बच्चों यहां से कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। ठीक है? तो ये एंगल हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि ये एलिवेशन दैट इज सन्स एलिवेशन, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एबीसी फॉर्म कर रहा है, ये राइट एंगल है। ठीक है बच्चों? अब आप ध्यान से समझिए, आपके पास इस पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड गिवन है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के रेशियो के लिए हम यहां पर tan ऑफ थीटा यूज करेंगे, जो कि 6 अपॉन में 2√3 हो जाएगा और यहां से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइड में आपके पास में √3। ठीक है? तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास में 3 अपॉन में √3 हो जाएगा और यहां से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3 और इनटू में आपके पास में √3, डिवाइड में आपके पास √3 कैंसिल आउट कर दो, तो दिस विल बिकम √3। तो tan ऑफ थीटा हमारे पास √3, दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू कौन सा एंगल? 60 डिग्री, एग्जैक्टली 60 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है बच्चों जो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक है? चलिए हमने फॉर एग्जांपल काइट को ऐसे डिफाइन कर दी कि ये है कोई पॉइंट, है ना? और ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर हमें फिगर बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना है। ठीक है? हम ये बोल रहे हैं कि ये जो काइट है ना बच्चों? ये काइट आपके पास ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक है? ये लेट्स सपोज आपके पास में 60 मीटर है ना? यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऐसे काइट है। चलिए, फिर लिखा हुआ है बच्चों द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब एक स्ट्रिंग को जो कि काइट से अटैच है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टाइटली ग्राउंड में किसी पॉइंट से इस तरीके से बच्चों क्या कर दिया गया है? अटैच कर दिया गया है। ठीक है? नोट करिएगा, ग्राउंड में किसी पॉइंट से उसको अटैच कर दिया गया है। ठीक है? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये जो बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री है। नोट करिएगा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड से इस स्ट्रिंग का, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों? ये हमारे पास सॉरी 60 डिग्री मेंशन है। एक सेकंड, यहाँ पर 60 डिग्री होगा, दिस इज 60 डिग्री। ओके? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है? अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी उसमें स्लैक नहीं है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, फिगर मैंने आपके सामने बना दिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं कि एंगल गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है और हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हो गया? बहुत ही सिंपल है। ये सब प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी ईज़ी लग रही होंगी। जो प्रॉब्लम आती है, वो बस क्या होती है कि कई बार हम फिगर ठीक से नहीं बना पाते और अगर आपने एक बार फिगर की प्रैक्टिस कर ली, तो आपसे प्रॉब्लम गारंटीड सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सिंपली हमें साइन, कॉस, टेन बस इनको यूज़ करना है। ठीक है? और बिल्कुल बेसिक स्पेसिफिक एंगल्स लेंगे, 30, 45, 60 सिर्फ 3 एंगल्स का यहाँ पर यूज़ होगा और उसके बेसिस पे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे, ये जो हमारे पास एंगल है, इसके लिए अगर मैं साइन 60 डिग्री यूज़ करूँ, अपोजिट साइड व्हिच इज़ एबी and hypotenuse which is AC. Sin 60 is equal to root 3 by 2. This will become root 3 upon 2 and AB is equal to 60 and this AC. This is AC. So यहाँ से बच्चों हमारे पास में आ जाएगा AC will be equal to 120 अपॉन में आपके पास रूट 3 क्या हो जाएगा? AC हमारे पास 120 अपॉन में आपके पास में रूट 3 हो जाएगा। क्लियर? AC is equal to 120 by रूट 3 और यहाँ से हमारे पास में रूट 3 न्यूमरेटर में और रूट 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इधर से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नोट करिएगा 120 रूट 3 अपॉन 3 दिस विल बिकम 120 रूट 3 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल कर दो बच्चों। यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन किया। क्यों किया?
क्योंकि बच्चों आप ऑप्शंस में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में कहीं भी इरेशनल टर्म नहीं था, न्यूमरेटर में ही है सबके। तो हमने यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया। तो दिस विल बिकम 40√3। क्या हो जाएगा बच्चों? 40√3। सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर 40√3 बच्चों। ठीक है? 40√3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों 2 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपको याद रखनी है। क्या? कि भई जो √2 की वैल्यू होती है ना, √2 की वैल्यू हम एप्रोक्सिमेट 1.414 लेते हैं और √3 की एप्रोक्सिमेट वैल्यू 1.732 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? 732। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमको ये गिवन होता है कि √3 1.732 है एंड √2 1.414 है, ये गिवन होता है। लेकिन इन केस अगर नहीं दिया जाए तो आप खुद भी इसको देख करके लिख के वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना? और आंसर ऑप्शन में यहाँ पर 40√3 है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गए हैं बच्चों, देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है, ऐसे हमने सपोज किया कि ये एक 30 मीटर आपके पास टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज वी नेम्ड इट ए बी। ये हमारे पास 30 मीटर हो गया, है ना, ए बी हमारे पास 30 मीटर। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, जो बॉय है उसकी हाइट कितनी है बच्चों? 1.5 मीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। दिस इज 1.5 मीटर, ओके। सो लेट्स सपोज हमने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ले ली यहाँ पर, है ना। जो बॉय है वो ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पर होगा और यहाँ पर जो बॉय है वो लेट्स सपोज ऐसे बोल देता हूँ, ये बॉय है ना। अब ये 1.5 मीटर हाइट है। कितना है बच्चों? 1.5 मीटर हाइट, है ना। ये मैंने रफ फिगर बनाया है, तो ये बॉय है हमारे लिए, ठीक है। ये क्या है बच्चों? बॉय है हमारे लिए। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे मान दी कि हमारे पास पॉइंट सी और ये पॉइंट हमारे पास में डी है। ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्लियर? ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब समझिएगा बच्चों, बॉय की आईज तो यहाँ पर है ना। थोड़ा सा इसको मैं फिगर नॉर्मली रखूंगा, ठीक है। अब समझिएगा, दिस पॉइंट इज सी। मान के चलते हैं ये पॉइंट है जो उसकी आईज का है, तो उसके आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, नोट करिएगा बच्चों, फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। समझिएगा, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहां से? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों उसका ग्राउंड के साथ में। कहां से बच्चों? ग्राउंड के साथ में। नोट करिएगा, ग्राउंड के साथ में जो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास में 30 डिग्री है, ठीक है? और वो इंक्रीज़ कर जाता है जब ये बॉय इस पोज़ीशन से वॉक करके आगे आता है ना? यानी कि ये जो बॉय है, ये वॉक करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ गया, ठीक है? वो वॉक करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ गया, है ना? इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बोल दिया, नेम कर दिया बच्चों ईएफ, दिस इज़ ई एंड दिस इज़ एफ। मान लो वो यहाँ से वॉक करके यहाँ तक आ गया, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया है 30 से आपके पास में 60 डिग्री, है ना? जैसे-जैसे हम क्लोज़ जाएँगे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज होता जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? नोट करिएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नोट कर लीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये एक पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर जी बोल दिया। ये 90 डिग्री होगा। ओके, सबको ये क्लियरली नज़र आ रहा है बच्चों? सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला? ये डिस्टेंस डीएफ हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड, नोट करिएगा, हमको यहाँ पर डीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डीएफ फाइंड आउट करना है। फिगर आपके सामने बना दिया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। हिंट ये है बच्चों कि अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं, ठीक है, ये जो 1.5 मीटर है, ये बॉय की हाइट है। तो बच्चों अगर मैं एजी की फाइंड आउट करूं यहां से लेकर के यहां तक, एजी कितना हो जाएगा? तो हम यहां पर 30 से 1.5 को माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम, है ना, 28.5। ये हमारे पास 28.5 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि एजी हम यहां से 28.5 ले सकते हैं। ठीक। अब एक बार आप ट्रायंगल लो यहां से एजीई, ठीक है। एजीई में आप देखोगे हमको ये हाइट गिवन है 28.5, एंगल गिवन है, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम ईजी की डिस्टेंस बता सकते हैं कि ईजी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बार बच्चों आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है जो बड़ा वाला ट्रायंगल एजीसी दिख रहा है और फिर उसमें यहां पर एंगल 30 डिग्री है। लेट सपोज ये जो डीएफ है यहां पर मैंने इसको फॉर एग्जांपल एक्स बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे पहले ट्रायंगल से, तो एक्स प्लस दिस और ये 30 मीटर तो सेम है, सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मैंने आपको हिंट दिया है, एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आइए बच्चों देखते हैं।
सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल एजीई। कौन सा ट्रायंगल लिया बच्चों? एजीई लिया। ये एंगल 60 डिग्री है और ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है बच्चों? यहां पर हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू एजी अपॉन में ईजी। क्या हो जाएगा बच्चों? एजी अपॉन में ईजी। क्लियर है? ओके। tan 60 की वैल्यू होती है √3। एजी हमारे पास यहाँ पर 28.5 है ना? ये हाइट से 28.5 है। तो उसको हमने 28.5 ले लिया और अपॉन में आपके पास ईजी हो गए, ठीक है? यहाँ से बच्चों ईजी कैलकुलेट कर लेंगे तो ईजी विल बी इक्वल टू 28.5, ठीक है? अपॉन में यहाँ पर √3 कितना हो जाएगा बच्चों? 28.5 अपॉन में √3। क्लियर? अभी मैं इसको रैशनलाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईजी इक्वल टू लिख दिया, नोट करिएगा 28.5 अपॉन में √3 इंटू में √3 से न्यूमरेटर और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। So this will become 28.5 अपॉन में 3 इंटू में √3 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 तो 9.5 √3 कितना हो जाएगा? 9.5 √3 दिस विल बिकम 9.5 √3 मीटर। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में 9.5 √3 मीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। ईजी इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। क्लियर है? ओके, चलिए। अब ध्यान से समझिएगा। अगला ट्रायंगल हमने लिया बच्चों एजीसी को। नाउ इन ट्रायंगल एजीसी, अब मैं एजीसी ट्रायंगल में देखूंगा तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहां से tan 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास। ये पर्टिकुलर हाइट हो गई 28.5, दिस इज 28.5। डिनोमिनेटर में हमारे पास सीजी, डिनोमिनेटर में हमारे पास में सीजी, नोट करिएगा। दिस इज 1 अपॉन √3 और ये हो गया आपके पास 28.5। एक बार यहां पर देखिए, ये लेंथ x है, ठीक है बच्चों? और प्लस में ईजी की लेंथ हमने फाइंड आउट करी है बच्चों। ईजी की लेंथ हमने फाइंड आउट करी है 9.5 √3। कितनी फाइंड आउट करी है बच्चों? 9.5 √3। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस में 9.5, ठीक है? और ये हो गया √3 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 28.5 √3। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 28.5 √3 से माइनस कर दिया 9.5 √3। चलिए, कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से सॉल्व करिए। 28.5 से 9.5 माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, दिस इज √3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा और 18 में से 9 गया तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, दिस इज 19 √3। ओके, दिस विल बिकम 19 √3। ये हमारे पास 19 √3 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 19 √3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 19 √3 विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहां पर बोला गया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक हमारे पास ये पोल है, ठीक है बच्चों? और इस पोल की जो हाइट है वो हमको टोटल हाइट पोल की 5 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? 5 मीटर। ओके। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको बिल्कुल बिल्कुल पोल के टॉप पर नहीं पहुंचना कि 5 मीटर की हाइट पे जाना है, नहीं। उसको रिपेयर करने के लिए पोल की टॉप से 1.3 मीटर बिलो तक पहुंचना है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि उसको पोल तक पहुंचने के लिए, है ना? उसको यहां तक पहुंचना है। इधर से 1.3 मीटर आप बिलो कर दो, यानी कि टोटल हाइट 5 है। तो 5 में से अगर आपने 1 पॉइंट कितना है? हाँ जी, 5 में से अगर आपने 1.3 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3.7। ओके? सो यानी कि उसको 3.7 मीटर की हाइट तक उसको पहुंचना है। ओके? एंड उसके बाद बच्चों हमको गिवन है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। हमें लैडर की लेंथ फाइंड आउट करना है और गिवन है व्हेन इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो लैडर है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो लैडर है, लैडर की लेंथ कितनी होगी और हमको यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखना है और उसके बेसिस पे जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करना है। ए, बी, सी एंड डी, देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता बन रहा है, ठीक है? मैं एक फिगर यहाँ पे भी बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर दिख जाए। ये हमारे पास पोल है, ठीक है बच्चों? ये हमारे पास पोल, फॉर एग्जांपल इसकी नेमिंग है हमारे पास ए, बी, टी बोल देते हैं। ये ए है, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट आपके पास में ए है, ये कोई पॉइंट डी है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपके पास फॉर एग्जांपल सी है और ये कोई पॉइंट है जहाँ तक लैडर को पहुँचना है, ठीक है?
जो लैडर है उसको यहाँ तक हमें अलाइन करना है। चलिए, तो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट बच्चों आपके पास में यहाँ पर बी हो गया, ठीक है? और ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री का, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से समझिए कि ये जो पर्टिकुलर टोटल हाइट एडी है हमारे पास, ये 5 मीटर है। तो अगर मैं सिर्फ बीडी की बात करूँ, तो बीडी कितना हो जाएगा बच्चों? बीडी है हमारे पास 5 में से हमने 1.3 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो 1.3 मीटर है। सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना है? 1.3 मीटर। तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना? नोट करिएगा। ये हो जाएगा आपके पास में, ये 1.3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिस विल बिकम यहाँ से 7 और ये बन जाएगा आपके पास 3.7 मीटर। कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर। तो पीडी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3.7 मीटर हो जाएगी। आई बात समझ में? एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ओके? लेंथ ऑफ लैडर हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा ऑब्जर्व करिए, ये हाइपोटेनस है, ठीक है? और हमें अपोजिट साइड गिवन है। यहाँ से अगर मैं साइन अप्लाई करता हूँ, दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज बीडी अपॉन में आपके पास बीसी, ठीक है? साइन 60 की वैल्यू हो गई √3 अपॉन में 2 और बीडी हमारे पास में हो गया 3.7 और बीसी हमें बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करेंगे तो बीसी विल बी इक्वल टू 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 दैट इज 7.4 और अपॉन में आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा √3। ठीक है बच्चों? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 7.4 अपॉन में √3। ओके। अभी ऑप्शंस में तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। रैशनलाइज़ कर दो बच्चों। √3 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट 7.4 √3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है? और यहाँ पर बच्चों 7.4 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो एप्रोक्सिमेट कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 3 से डिवाइड किया 7.4 को तो 3 2 जा 6, यहाँ से 1 आया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से हो गया 3 4 जा 12, तो ये हो गया और फिर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 0, तो 2.46 है ना? यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम एप्रोक्सिमेट 2.46 इंटू में √3, ओके? अब 2.46 आंसर नहीं है, रुकना जल्दी ध्यान से। 2.46 इंटू में √3 है। अब √3 की एप्रोक्सिमेट वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1.73 है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा 2.46 इंटू में 1.73, ठीक है बच्चों? अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। एप्रोक्सिमेट वैल्यू जो है हमारे पास वो जो आएगी वो 4.25 यानी कि यहाँ पर 4.28 गिवन है। सो द क्लोज़ वैल्यू जो हमारे पास में है बच्चों वो कितनी है? नोट करिएगा, द क्लोज़ वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है वो हमारे पास में है दैट इज़ 4.28। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड है जिसमें हमसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो प्रॉपर लेंथ आप देख पा रहे हो बच्चों डीसी, है ना? ये डीसी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? ये डीसी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। एंगल 60 डिग्री ही है, ठीक है? एंगल 60 डिग्री ही है। ये आपके पास में हाइट 3.7 ही है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये हमारे पास डीसी कितना होगा। जल्दी से सॉल्व करिए, फटाफट से आंसर बताइए। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे दैट इज़ tan 60 और ये इक्वल टू हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? दिस इज़ 3.7, क्लियर है? एंड जो डीसी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हो गई बच्चों √3। तो ये हो गया 3.7 अपॉन में डीसी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, सो डीसी इज़ इक्वल टू 3.7, ओके? 3.7 अपॉन में यहाँ पर √3 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं बच्चों, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 नीचे मल्टीप्लाई। दिस विल बिकम 3.7 बाई 3 इंटू में √3, क्लियर है? यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, सो डीसी विल बी इक्वल टू, अच्छा, जब मैंने 3 से 3.7 को डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, फिर यहाँ से कैंसल, ये पॉइंट आया 7, 3 2 जा 6 हो गया, फिर यहाँ से 1 आया, फिर 0 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ से आपके पास ये रिपीट करेगा 1.23। दिस विल बिकम 1.23 इंटू में 1.73, आई थिंक √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर 1.73 गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों 1.23 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए, 1.23 इंटू 1.73, दिस विल बिकम 3 और प्लेस के बाद दैट इज़ 2.1279। अब ये जो 1279 है ये क्लोज़ है हमारे पास 2.14 के। तो यहाँ पर जब भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट 1.73 से डिवाइड करता, तो वो ये थोड़ा-सा क्लोज़ आता। तो बेसिकली जब भी आप सॉल्व करेंगे ना ऐसी प्रॉब्लम्स को जहाँ पर आप √3 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ रैशनलाइज़ेशन किए बिना सीधे 1.73 से डिवाइड करता, तो हमारा ये आंसर क्लोज़ आता, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर थोड़ा-सा
अप्रॉक्सिमेट हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेट उतना आ जाना चाहिए, है ना? अप्रॉक्सिमेट अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए 2.14 मीटर क्लोज़ है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे बच्चों। ए विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर ये रही जिसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हमको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको ही फिगर ड्रॉ करना है इसका, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि फिगर मैं ड्रॉ कर देता था, आप सॉल्व कर देते। इस बार ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी है। आपको ही फिगर ड्रॉ करना है, फिर आपको ये आंसर बताना है कि यहाँ पर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करिए। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमें फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है? क्योंकि बिना फिगर के तो भाई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा, जो ट्रांसमिशन टावर है वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर बना है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है बच्चों? लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है? और इसको मैंने बोल दिया दिस इज ए एंड दिस इज बी और ये 20 मीटर आपकी हाई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल बच्चों एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है? इसके ऊपर आपका फॉर एग्जांपल एक ऐसे ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है? तो ये कोई पॉइंट ए बी, ये कोई पॉइंट सी हो गया और ये हमारे पास बच्चों टावर है, ठीक है? आई बात समझ में? ये ए बी हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है? और इस बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास एसी टावर है, ठीक है? एसी हमारे पास टावर है, ए बी हमारे पास बिल्डिंग है। फिर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो भाई ग्राउंड पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लो एक तो यहाँ पर, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम का, वो कितना है बच्चों? 45 डिग्री है। ये हमारे पास कितना है? 45 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास में कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। ओके? दिस इज 60 डिग्री। तो नोट करिएगा ए, बी, सी और यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ग्राउंड पर डी कंसीडर कर लिया। ठीक है? ये हमारा फिगर बन के रेडी है। चलिए, तो हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये हमें टावर की हाइट एसी को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। क्लियर है? आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे एबी इज 20, अगर मैं बीसी को फाइंड आउट करूँ तो हम देख सकते हैं बच्चों 10 45 डिग्री जो होगा वो हमारे पास एबी अपॉन में बीसी के सॉरी बीडी के इक्वल होगा। ठीक है? और यहाँ से 10 45 के लिए 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों, ये हो गया 1 इज इक्वल टू एबी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 20 है और ये हो गया हमारे पास में बीडी। तो यहाँ से सॉल्व करके बीडी हमको कितना आ जाएगा? दैट इज 20 मीटर। कितना आ जाएगा बीडी? बीडी हमारे पास में 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? बीडी इज इक्वल टू 20 मीटर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब आगे पर बात करते हैं। ठीक है? बीडी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारे पास में 20 मीटर हो गया। चलो, नाउ बच्चों अब ट्रायंगल लेंगे सीबीडी को। नाउ इन ट्रायंगल सीबीडी। अब अगर मैं ट्रायंगल सीबीडी में देखता हूँ, तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सीबी हमारे पास। अब बच्चों हमें यहाँ पर सीबी में देखिए ये टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हमने एसी को यहाँ पर एक्स बोल दिया, है ना? लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लेट एसी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एसी को हमने एक्स मान लिया है। ये लेट्स सपोज आपके पास में एक्स है, ठीक है? तो यहाँ पर tan 60 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस में हमारे पास 20, एक्स प्लस में 20 अपॉन में बेस बीडी हमारे पास ये भी 20 है बच्चों। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? रूट 3। तो वी कैन पुट रूट 3 और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 20 अपॉन में 20। सो दिस विल बिकम 20 रूट 3 इक्वल टू एक्स प्लस में आपके पास 20। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 रूट 3, ठीक है? माइनस में आपके पास 20, यहाँ से एक्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू में आपके पास रूट 3 माइनस में 1। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स विल बी इक्वल टू रूट 20 रूट 3 माइनस में 1। नोट कर लीजिए बच्चों, एक्स की वैल्यू हमको 20 इंटू में रूट 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। इज इट क्लियर? आया समझ में? चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों, x विल बी इक्वल टू 20 इंटू में रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इधर पे हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 20 इंटू में रूट 3 माइनस 1 मीटर। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों। आ गया?
चलिए बच्चों, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में आते भी हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू का टॉप है उस पे बच्चों क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमको पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसी है। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था कि एक हाउस था, इसके ऊपर टावर था। इस बार क्या है कि ये मान लीजिए पेडेस्टल है, अब पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है? हमें स्टैचू की हाइट गिवन है और एंगल दोनों गिवन है। हमको ये जो पेडेस्टल है ये हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो प्रॉब्लम आप समझ गए। सॉल्व करिए एक बार। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें एबी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ये कोई पॉइंट हमने यहाँ पर डी बोल दिया और सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे बच्चों सी बी डी को। तो इन ट्रायंगल सी बी डी, या फिर आप चाहो तो ए बी डी भी ले सकते हो, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी डी से स्टार्ट, ठीक है? लेट सपोज इसको हमने एक्स बोल दिया, लिख देते हैं यहाँ पर कि लेट ए बी जो है हमारे पास में वो एक्स है। ए बी क्या है बच्चों हमारे पास में? एक्स। तो ए बी को यहाँ पर हमने एक्स कंसीडर कर लिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, और tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी दैट इज एक्स, एंड बी डी हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हो गया। सो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों बी डी। बी डी हमारे पास एक्स के ही इक्वल होगा, नोट करिएगा। जो बी डी है बच्चों ये भी हमारे पास एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है? अब दूसरा ट्रायंगल सी बी डी को ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल बच्चों हम सी बी डी को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पर बच्चों हम क्या देखते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये टोटल हो गया हमारे पास 1.6 प्लस में x डिवाइड में, ये लेंथ हमारे पास में x हो गई। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है और ये हमारे पास में 1.6 प्लस में x अपॉन में x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी √3 टाइम्स x इक्वल टू 1.6 प्लस में x। ओके, सॉल्व करिए बच्चों यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से √3 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास में 1.6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बच्चों? √3 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अभी बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रैशनलाइजेशन। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, अब जरा देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 और इंटू में आपके पास √3 प्लस 1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 डिवाइड में ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1। सो x विल बी इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 डिवाइड में आपके पास में 2। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.8 इंटू में √3, 0.8 इंटू में आपके पास √3 प्लस 1, ठीक है? 0.8 इंटू में आपके पास √3 प्लस 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। क्लियर है? x इज इक्वल टू 0.8 इंटू में √3 प्लस 1। सो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर A विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर A 0.8 √3 प्लस 1 मीटर विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, क्लियर है? यहां तक सबको आ गया समझ में? चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, ठीक है? बस मैंने इसको थोड़ा-सा इस तरीके से रखा है ताकि आप लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म पर इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि भई जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन्स नहीं लगाओगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल श्योर है बच्चों, अगर आप सिर्फ क्लास को सुन रहे हैं, तो सुनने से डेफिनिटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स को खुद लगाने जाते हैं ना, तब हमसे गलतियाँ होती हैं। तब कई बार हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, कई बार हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड नहीं करते और गलत सॉल्व कर देते हैं। तो यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर है कि भई अब ऑप्शंस हैं, आप सॉल्व करिए, करेक्ट ऑप्शन को पिक करिए, फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नोट करिएगा बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर के फुट से 30 डिग्री है,
and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 50/3, ऑप्शन नंबर बी 20/3, ऑप्शन नंबर सी इज 50 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 20। तो फिगर यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक बार ड्रॉ करिए और सॉल्व करिए। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर नोट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। यहां पर हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो फिगर में सबसे पहले बच्चों यहां पर एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब आप मुझे बताइए, यूजुअली अगर मैं आपसे बोलूं कि टावर और बिल्डिंग को आपस में कंपैरिजन करना है, तो आप किसको ये बोलोगे कि कौन ज्यादा हाइट का होगा? डेफिनेटली आप टावर को बोलोगे। कई बार बच्चे इस प्रॉब्लम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो 50 मीटर है, वो हम टावर को ज्यादा हाइट का बनाएं या बिल्डिंग को? ऑप्शंस भी यहां पर देख सकते हो वैसे तो, कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो 50 या 50 से छोटे ही हैं। तो बेसिकली यहां पर हम टावर की ही हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की ही हाइट को कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर भी ऑप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सपोज करिए ये हमारे पास में एक टावर हो गया, ठीक है? और हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ कर ली यहां पर। लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक बिल्डिंग है। ओके, ठीक, चलिए। दिस इज टावर एबी एंड दिस इज बिल्डिंग सीडी। अब बिल्कुल ईज़ी है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हमको 30 डिग्री मेंशन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, ऐसे बेस जॉइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है बच्चों? तो नोट करिएगा, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री गिवन है और हमको गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये हमने यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन पे बना दिया। दिस इज 60 डिग्री। ओके बच्चों? ये दोनों ही राइट एंगल होंगे, तो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर लीजिए, दोनों ही राइट एंगल्ड होंगे, है ना? कोई भी बिल्डिंग है, टावर है, हम कंसीडर करके चलते हैं कि वो वर्टिकली है, ठीक है? मतलब यूजुअली वो वर्टिकल होता है, ऐसे आप घर की अपनी वॉल्स को देखेंगे, वॉल्स सरफेस के अलोंग में वो वर्टिकल ही होती है ना? परपेंडिकुलर ही वो अलाइन्ड होती हैं। आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीडी को ले लेते हैं। ट्रायंगल एबीडी इन ट्रायंगल एबीडी, जहाँ पर एंगल डी जो है हमारे पास, वो आपके पास क्या है बच्चों? 90 डिग्री का है। एंगल एबीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आइए 60 डिग्री के एंगल के लिए अगर मैं देखूं तो tan 60 हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन में यहाँ पर BD हो जाएगा। ठीक है बच्चों? tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB हमको 50 गिवन है और यहाँ से हमको BD हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से BD को कैलकुलेट करूँ तो BD की वैल्यू हमको 50 अपॉन में √3, ये हमको फाइंड आउट हो गई। क्या फाइंड आउट हो गई बच्चों? BD हमको 50 अपॉन में √3 फाइंड आउट हो गया। चलिए, अब हमसे नेक्स्ट में हम ट्रायंगल लेंगे सीडीबी को। ठीक है बच्चों? ले लें दूसरा ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेंगे बच्चों सीडीबी में, जहां पर एंगल सीडीबी आपके पास में 90 डिग्री का हमको गिवन है और ये एंगल हमको यहां पर 30 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन में BD, और ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 और BD की वैल्यू हमको 50/√3 है, तो 50 लिखा। अब डिवाइड का √3 मैं ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर लिख सकता हूं। सीडी कैलकुलेट करना है तो 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू में √3 हो जाएगा इक्वल टू सीडी। यहां से बच्चों सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 50 अपॉन में 3। कितना आ गया? 50 अपॉन में 3 हमको सीडी की वैल्यू आ गई और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 50/3 मीटर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए 50/3 मीटर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ओके है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों पोल्स हैं उनकी हाइट बच्चों बराबर है, ठीक है? आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, बीच से एक रोड जा रही है, उसके अपोजिट साइड में वो एक दूसरे के अपोजिट में इक्वल हाइट के दो टावर्स हैं। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो रोड 80 मीटर वाइड है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब उन टावर्स के बीच में जो कोई पॉइंट अगर मैं ले लूं, द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, समझिएगा, जो रोड है, रोड के बीच में कोई पॉइंट है और उसके दोनों साइड पर टावर है, उस पॉइंट से जो टावर है उनके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि जो पॉइंट है ना वो एक टावर के काफी क्लोज होगा, तब जाकर के वो एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, और दूसरे पॉइंट से थोड़ा सा दूर होगा, तब जाकर के 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमको यहाँ पर पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बस। तो बच्चों
आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने आप से ट्राई करना है एक बार, लेकिन पहले सिर्फ आपको आंसर करना है। यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको सिर्फ पोल की हाइट बतानी है पहले तो बच्चों, फिर डिस्टेंस हम बाद में निकालेंगे, ठीक है? या डिस्टेंस नहीं, हमें पहले तो हाइट ऑफ द पोल बताना है कि पोल्स की हाइट क्या होगी। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ, उनमें से आपको सॉल्व करके जो भी करेक्ट ऑप्शन आए, टिक कर देना है। चलिए बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं। तो फिगर ड्रॉ कर लिया? फिगर ड्रॉ कर लिया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जानी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ऐसे समझते हैं कि एक हमारे पास में रोड है, ठीक है? और पूरा का पूरा फिगर हमें लाइन्स और एंगल से ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको प्रॉपर रोड बनानी है ना? ऐसा कुछ नहीं। आपको सिंपली लाइन्स और एंगल्स ही यूज़ करना है। ये मान लो आपके पास में बच्चों रोड है, ठीक है? दिस इज़ अ रोड, दिस इज़ अ रोड, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ क्लियर? अब यहाँ पर हमको मेंशन है बच्चों कि जो पोल है, टावर है, वो इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट है रोड के। मतलब कि एक इस तरफ है तो दूसरा उसके अपोजिट है। तो हम यहाँ पर इक्वल हाइट के टावर पोल्स बनाना है, तो एक पोल हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे ले लिया और इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे बना दिया। ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? ताकि बिल्कुल भी सिमिलैरिटी रहे, चेंजेस ना आए। ठीक है? लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये हमारे पास सी और डी, एक पोल एसी हो गया, दूसरा पोल बीडी हो गया। हमको एबी जो है बच्चों, ये टोटल 80 मीटर हमको गिवन है। क्या गिवन है? एबी की वैल्यू हमको यहाँ पर 80 मीटर गिवन है। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर, एक पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है बच्चों? इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नोट करिएगा, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे के लिए 30 डिग्री है। अब आप मुझे बताइए, कहाँ 60 होगा, कहाँ 30 होगा? ऑब्वियस सी बात है। ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल क्लोज हो, अब बिल्डिंग के बिल्कुल पास में जाके खड़े हो जाओ और फिर ऊंचा देखो, तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, है ना? आपको अपनी नेक को ज्यादा रेज करना पड़ेगा, ज्यादा एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा। सो दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। और सिमिलरली बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पर दूर की बिल्डिंग है तो आप आराम से थोड़ी सी गर्दन उठा करके देख सकते हैं, है ना? तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। दोनों राइट एंगल्ड होंगे। यहाँ पर ये एंगल राइट एंगल और ये भी हमारा राइट एंगल। फिगर बहुत छोटा-सा बना है, लेकिन समझ में आई थिंक आ गया होगा। चलिए, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया सीए और इसको पॉइंट ई बोल दिया, दिस पॉइंट इज़ ई, ओके? तो सबसे पहले बच्चों हमने ट्रायंगल लिया सीएई, क्लियर? जहाँ पर एंगल सीएई जो है वो आपके पास में कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है बच्चों? एंगल सीएई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे समझते हैं। यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो लिख सकते हैं बच्चे tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ए, ओके, अपॉन में एई, अपॉन में एई। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमें दोनों में से किसी भी टावर की लेंथ तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। tan 60 तो पता है ना? बिल्कुल सर, ये है हमारे पास में √3। तो √3 इज इक्वल टू सी ए अपॉन में यहाँ पर एई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी ए अपॉन में एई, ये √3 की वैल्यू। क्या मैं यहाँ से बच्चों लिख सकता हूँ कि जो सी ए होगा वो एई √3 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये सीए जो होगा वो एई √3 लिख सकते हैं, है ना? इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये जो हमारे पास में सीए है, ये आपके पास एई के साथ में रिलेशन आ गया। सीए इज इक्वल टू एई √3। क्लियर है बच्चों? एई √3। ओके, नाउ अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल लीजिए दैट इज डीबीई को। ओके, लेट्स टेक अनदर ट्रायंगल डीबीई। सो इन द ट्रायंगल डीबीई, यहां पर बच्चों अगेन एंगल डीबीई हमारे पास, एंगल डी, एंगल बीई हमारे पास 90 डिग्री है और इस पर्टिकुलर एंगल के लिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर मतलब कुछ सोचे बिना, हाइट और एडजेसेंट साइड का रेशियो देखते ही, कुछ सोचे बिना मैं सीधे tan ही अप्लाई करूंगा। यहां पर हो जाएगा बच्चों दैट इज बीडी और अपॉन में हमारे पास बीई, अपॉन में बीई हो गया। अच्छा, tan 30 डिग्री कितना होगा बच्चों? 1/√3, दिस इज 1/√3, दिस इज बीडी और अपॉन में यहाँ पर बीई। यहाँ से बच्चों बीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीई की वैल्यू आ जाएगी, नोट करिएगा, बीई विल बी इक्वल टू बीडी टाइम्स √3, बीडी टाइम्स √3। यहाँ तक नोट हो गया बच्चों? जल्दी से देख लीजिए एक बार। बीई की वैल्यू हमको बीडी √3 के बराबर आएगी। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब जरा ध्यान से समझना। एक तरफ बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है सीए, ठीक है बच्चों? और जो सीए है बच्चों, वो बराबर किसकी है? बीडी के। ये दोनों आपस में बराबर है ना? नोट कर लीजिएगा, हमने एक तरफ यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है कि जो सीए है वो इक्वल टू है एई √3 के, ओके? और सीए और बीडी आपस में बराबर है, ठीक है? सीए और बीडी आपस में इक्वल है। अब जरा ध्यान से समझिए।
कि सिंस सीए इज इक्वल टू बीडी, है ना? सीए इज इक्वल टू बीडी। तो बच्चों मैं सीए के प्लेस पर इधर पे क्या यूज कर सकता हूं? बीडी के प्लेस पर सीए यूज कर सकता हूं। सो वी कैन राइट इट एज बीई इज इक्वल टू बीडी के बदले मैंने यहां पर लिख दिया सीए। सो इट कैन बी सीए रूट थ्री। इट कैन बी सीए रूट थ्री। नाउ यू कैन सी बच्चों, जो सीए है वो हमारे पास एई रूट थ्री के बराबर है। सीए की वैल्यू यहां पर एई रूट थ्री है, तो ये हो जाएगा एई रूट थ्री, और एक रूट थ्री पहले से है, तो दिस विल बिकम बीई बराबर थ्री टाइम्स एई। क्या हो जाएगा बच्चों? बीई जो होगा वो थ्री टाइम्स एई होगा। क्लियर है? जो बीई होगा वो थ्री टाइम्स एई के बराबर होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब यहां से बच्चों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत इजीली। देख लो बच्चों, बीई क्या है हमारे पास? ये लेंथ है, और एई क्या है हमारे पास? ये लेंथ है। वी नो दैट एई प्लस में बीई टोटल 80 मीटर है। वी नो दैट एई प्लस में बीई इज इक्वल टू टोटल 80, है ना? यहां पर देखना बच्चों, एई मैंने लिखे रहने दिया, और बीई के प्लेस पर थ्री टाइम्स एई लिख दिया। थ्री टाइम्स एई विच इज इक्वल टू 80। दिस विल बिकम फोर टाइम्स एई बराबर में यहां पर 80। तो बच्चों एई की वैल्यू यहां से 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? एई की वैल्यू हमको 20 मीटर आ जाएगी। नोट कर लेना, एई विल बी इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारे पास में 20 मीटर आ गई। ओके, अगर एई हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ 20 है, तो बच्चों डेफिनेटली यहां से यहां तक की लेंथ 60 मीटर हो जाएगी। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है बच्चों, तो पोल की अगर हाइट कैलकुलेट करना है किसी भी जगह पर अगर मैं रख दूं, तो कि सी ए है हमारे पास एई रूट थ्री, क्लियर है, और एई की वैल्यू 20 है, तो यहां से बच्चों आ जाएगा सी ए बराबर 20 रूट थ्री, यानी कि हाइट ऑफ द पोल वी कैन राइट इट एज बच्चों कि जो हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल वो हमारे पास 20 रूट थ्री मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 रूट थ्री मीटर हमको हाइट ऑफ पोल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एक बार पूरा नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमको हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा बच्चों? 20 रूट थ्री मीटर। दोनों पोल बराबर हैं, तो दोनों ही 20 रूट थ्री के होंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो बच्चों अब अगर ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक पोल से 20 मीटर है, तो 60 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल आर आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, जो पास वाला पोल है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो दूर वाला पोल है वो 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये हमारे पास आंसर हो गया बच्चों। हाइट ऑफ द पोल इज 20 रूट थ्री मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे बच्चों। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सब लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर बच्चों हमको गिवन है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम। ओके, तो यहां पर तो ऑलरेडी हमको फिगर गिवन है, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझना ज्यादा आसान है। एक बार फिर से रीड करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर का 60 डिग्री है। ओके, एंड इसके बाद गिवन है बच्चों फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूर एक दूसरा पॉइंट है, और वहां से गिवन है बच्चों दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है बच्चों विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ को हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैनाल यहां पर क्या है? तो ये हमारे पास एक कैनाल है। ठीक है बच्चों, यानी कि बीसी हमारे पास कैनाल है, और हमें कैनाल बीसी की विड्थ को फाइंड आउट करना है कि बीसी क्या होगी। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर एबी, हाइट ऑफ टावर एबी। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, दैट इज ए बी सी एंड डी। सिलेक्ट द करेक्ट वन। चलिए बच्चों सॉल्व करिए, फटाफट से करेक्ट ऑप्शन बताइए। आओ बच्चों देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास एबीसी फॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहां पर देखूं इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल बस उसको ढूंढ लेना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे?
ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो होगा वो इक्वल टू होगा AB अपॉन में BC के। किसके बराबर होगा बच्चों? AB अपॉन BC। लेट सपोज मैंने यहाँ पर BC को X बोल दिया, इधर पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि लेट सपोज हमने B से C तक की डिस्टेंस को X कंसीडर कर लिया, ठीक है? और यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि लेट BC इज इक्वल टू X। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखने में आसानी रहेगा, दैट इज AB अपॉन में X लिख दिया। दिस इज रूट 3, तो AB की वैल्यू हमारे पास x रूट 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? AB की वैल्यू हमारे पास x रूट 3। नोट करिएगा, AB क्या है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज x रूट 3। क्लियर? नाउ दूसरा ट्रायंगल ABD को ले लेंगे, है ना बच्चों? अगला ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेंगे इन ट्रायंगल ABD, और ये एंगल आपके पास में 30 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर दैट इज AB, और जो एडजेसेंट साइड है ये हमारे पास 20 प्लस में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 प्लस में x। tan 30 1 बाई रूट 3 होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 20 प्लस में x इक्वल टू AB रूट 3। कितना हो जाएगा? 20 प्लस में x इक्वल टू AB रूट 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये AB है x रूट 3 और यहां पर 20 प्लस x इक्वल टू AB रूट 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाले AB को यहां पर, सो वी विल गेट 20 प्लस में x इज इक्वल टू दिस AB इज x रूट 3, और है ना x रूट 3, और इनटू में आपके पास यहां पर रूट 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, सो दिस विल बिकम 20 प्लस में x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। तो यहां से 20 इज इक्वल टू आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, और बस x की वैल्यू यहां से हमारे पास 20 अपॉन में 2 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, है ना? तो एक चीज तो हमें पता चल गई, जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो कितना है बच्चों? 10 है। ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शंस में विड्थ हमको 10 मीटर ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए को हम यहां से टिक कर सकते थे। अच्छा, लेकिन हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है। ए बी हाइट है हमारे पास एक्स रूट 3 के बराबर। नोट करिएगा बच्चों, यहां पर ए बी जो है आपके पास में वो कितना है? एक्स रूट 3, और एक्स हमारे पास में 10 है, तो दिस विल बिकम 10 रूट 3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बच्चों, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो प्रीवियस प्रॉब्लम के कंपैरिजन में ज्यादा इजी थी, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, है ना? फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आपको किसी न किसी सेट के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती-जुलती मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार इस टाइप से बैलून के फॉर्म पर क्वेश्चन आता है। एक बैलून है जो कुछ पर्टिकुलर टाइम में इस पोजीशन से मूव करके यहां तक आ गया। क्वेश्चन आता है कोई एयरक्राफ्ट है जो आसमान में उड़ रहा था, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो इस पोजीशन से यहां तक आ गया। मतलब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बनते हैं। हम यहाँ पर ऐसे और भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक प्रॉब्लम है, अगर आपने सॉल्व किया हो, जिसमें क्वेश्चन होता है कि भाई एक किसी रिवर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी किसी हाइट से किसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन, जो क्लाउड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और क्लाउड के रिफ्लेक्शन का जो रिवर में बन रहा है उसका एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है, और उसकी हेल्प से हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि भाई जो क्लाउड है वो रिवर की सरफेस से कितनी हाइट पर है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो काफी बार बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं कि पूछे गए, ठीक है? तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें जरूर से प्रैक्टिस करना है, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों एक छोटी सी एक गर्ल है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है? स्पॉट द बैलून मूविंग विद द विंड, एक बैलून को स्पॉट करती है, उड़ता हुई देखती है, ठीक है? विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। वो क्या? ध्यान समझिएगा। अब बाय एनी वे उसको ये तो पता है कि वो जो बैलून है वो 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री। जब उसने पहली बार बैलून को देखा उस वक्त पे बैलून 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा था, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसकी आइज के साथ में उस बैलून का उस पर्टिकुलर टाइम पर वो 60 डिग्री था। ओके बच्चों, एंड आफ्टर सम टाइम, ऑब्वियसली बात है एयर, हवा में उड़ रहा है बैलून तो हवा से वो उड़ करके आगे भी जाएगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब समझिएगा, रिड्यूस क्यों किया? क्योंकि पहले बिल्कुल ही 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे था, फिर वो मूव करके 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे यहां पर शिफ्ट हो गया है। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में
बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके? यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ओके? और बस यही चीज है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ऑप्शंस तो मैंने दिए हैं ए, बी, सी एंड डी, लेकिन मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन और सिम्प्लीफाई करता हूँ, कुछ स्टेप्स समझाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को करने के लिए दूँगा, है ना? मतलब एट लीस्ट आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या रेशियोज़ निकालने हैं, फिर आप इसका आंसर ईज़िली बता पाओगे, तो 4 ऑप्शंस में आपको ऑप्शन दूँगा, ठीक है? आपको मौका मिलेगा अपनी पूरी प्रतिभा, टैलेंट को रिप्रेजेंट करने का। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझिए, जो बैलून है वो 88.2 मीटर की हाइट पर है, ओके? अब गर्ल की हाइट जो है वो 1.2 मीटर है, यानी कि अगर ये गर्ल है इतनी हाइट की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं ये देखूँ कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ये हमारे पास ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री है। देखिएगा बच्चों, ये जो हाइट होगी, है ना? इसकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ सी। तो बच्चों एबी जो होगा हमारे पास यहीं पर मेंशन करूँगा, एबी जो होगा वो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएँ बच्चों। यहाँ पर एबी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एबी? हमें टोटल ग्राउंड से 88.2 गिवन है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि बताओ बच्चों, एबी कितना होगा? जल्दी से फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, टोटल 88.2 है, लेकिन ये जो हाइट है ये गर्ल की हाइट है दैट इज़ 1.2 यानी कि इतना हिस्सा है 1.2। तो एबी हमारे पास 88.2 से 1.2 माइनस कर दोगे तो 87 मीटर आ जाएगा। तो एबी हमारे पास 87 मीटर ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है? चलिए, इसको हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूज़ करेगा, ये हटा दो। चलो, एबी इज़ इक्वल टू 87 मीटर। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले दिया सी, ये कोई पॉइंट ले दिया डी। तो जैसे एबी हमारे पास 87 है, सिमिलरली बच्चों, ये जो हमारे पास में सीडी होगा, ये भी 87 ही होगा। ये भी हमारे पास 87 होगा और यहाँ से इसको और देख लेते हैं। चलिए, तो नोट करिएगा बच्चों, ये जो एबी है और ये जो सीडी है, ये दोनों ही हमारे पास सीडी भी हमारे पास 87 मीटर होगा। क्लियर? ओके, चलिए। अब ध्यान से समझना, जो बीडी है वही पैरेलल टू एसी है, तो बीडी और एसी आपस में इक्वल होंगे। नोट करिएगा, ये जो बच्चों एसी होगा वही लेंथ बीडी होगा, तो एसी यहां पर आपके पास में बीडी के बराबर होगा। एसी विल बी इक्वल टू बीडी। आई बात समझ में? एसी जो भी होगा वही बीडी होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बैलून ने कितना ट्रेवल किया, तो क्वेश्चन में एसी पूछा है, लेकिन हम यहां पर बीडी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए, अब बच्चों आइए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी विल टेक द ट्राइंगल एबीसी, ओके? वी विल टेक द ट्राइंगल एबीसी और यहां पर एंगल हमारे पास में 60 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, इस टाइम पर यहां पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है एबीसी में, ये कितना है? 60 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। क्या लिखूंगा बच्चों? AB अपॉन में BC, ओके? tan 60 हो जाएगा हमारे पास में √3 और AB हमें 87 मीटर गिवन है और BC यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो वी विल गेट BC इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3, 87 upon में √3 and we can rationalize it by multiplying √3 in numerator and denominator. So we will get BC is equal to 87 √3 by 3 and we can divide 87 by 3. So we will get 3 2 just 6 3 9 just 27, that is 29 √3 मीटर। तो बच्चों अभी तो हमको BC लेंथ पता चल गई है कि BC लेंथ हमारे पास 29 √3 है। ओके, नाउ लेट्स से ये जो हमारे पास बीडी लेंथ है बच्चों, कितना? ये जो हमारे पास बीडी गिवन है, लेट्स से दिस इज एक्स, ओके? ये अगर बीडी हमारे पास में एक्स है, तो अब ट्रायंगल हम सीडीबी को ले लेंगे। किसको ले लेंगे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल सीडीबी। तो नाउ राइट एंगल ट्रायंगल सीडीबी, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री है। सो ये हो जाएगा हमारे पास में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, है ना? सीडीबी में tan 30 डिग्री जो हो जाएगा हमारे पास 87 है। दिस विल बी 87, दिस विल बी 87, ओके? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस विल बी 87 और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 29। देखिएगा बच्चों, ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, ये हमने 29 √3 फाइंड आउट किया है और बीडी को हमने यहाँ पर एक्स कंसीडर किया है। तो वी कैन राइट इट एज 29 √3 प्लस में एक्स, ओके? सिंपल, 29 √3 प्लस में एक्स। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 एंड 87 अपॉन में
29 रूट थ्री प्लस में एक्स, 29 रूट थ्री प्लस में एक्स, नोट करिए 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में 29 रूट थ्री प्लस में एक्स। चलिए अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 29 रूट थ्री प्लस में एक्स और इज इक्वल टू दिस विल बी 87 रूट थ्री। ओके, नाउ वी कैन फाइंड एक्स विल बी इक्वल टू 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री। तो बच्चों 17 से हमने 9 सेपरेट कर दिया तो कितना हो जाएगा 7 और 10 यहाँ से 8 हो जाएगा और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट 6 15 दिस विल बिकम 58 रूट थ्री। तो बच्चों एक्स डी डी इज इक्वल टू हमारे पास 58 रूट, एक्स विल बी इक्वल टू 58 रूट थ्री मीटर। ओह, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, मैंने आपको सही परखा। यस यू कैन सॉल्व एक्स इज इक्वल टू 58 रूट थ्री। यस, ऑप्शन नंबर बच्चों ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ओके, बी डी इज इक्वल टू एसी ना, हाँ जी यहाँ पर लिख लो सिंस सिंस बी डी इज इक्वल टू एसी, ओके, इज इक्वल टू 58 रूट थ्री। So we can say distance traveled by distance distance traveled by the balloon distance traveled by the balloon is 58 root 3 meter. Okay, the distance traveled by the balloon एक सेकेंड, ओके ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58 रूट 3 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ओके, ये प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों मूव करते हैं और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो 9.1 केवल एक ही एक्सरसाइज है और उसका ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। चलिए इसमें हम देखते हैं बच्चों, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है ना? एक ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि भाई यहाँ पर एक ऐसा टावर है, ठीक है? ऐसे इमेजिन करना बच्चों कि एक टावर है। हम्म, ओके, चलिए तो एक इस तरह से टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे है बच्चों जो बिल्कुल इस टावर की फुट की तरफ जा रहा है, ठीक है? ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने सिर्फ इसकी आईज को यहाँ पे बनाया है, ऐसे समझिएगा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक कार को ऑब्जर्व करता है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो वो एक कार को ऑब्जर्व करता है जो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे उसने कार को ऑब्जर्व किया, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब जो कार है बच्चों ये इस टावर की तरफ आ रही है, कहां आ रही है? इस टावर की डायरेक्शन में मूव करके आ रही है। ओके बच्चों, ओके, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ध्यान से समझिएगा बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई इक्वल इंटरवल टाइम में जो कार है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि कार 1 आवर में 30 किलोमीटर जाती है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी वो 30 किलोमीटर जाएगी, उसके नेक्स्ट आवर में भी वो 30 किलोमीटर जाएगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली स्पीड। क्लियर है बच्चों? चलिए नाउ 6 सेकंड्स लेटर, मतलब कि इस पॉइंट से 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद क्या होता है बच्चों? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हमें फाउंड होता है। कितना फाउंड होता है बच्चों? 60 डिग्री फाइंड होता है। ठीक है बच्चों, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हमें टाइम बताना है जो कार ने लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कार इस पोजीशन से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो हमसे पूछा गया है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो बच्चों ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। यू वी नो दैट कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। यानी कि अगर इस पॉइंट से यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नाउ अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है बच्चों? सारी चीजें यहां पर बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखो। ओके, तो बच्चों क्या आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहेंगे? चलो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, उसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो हमारे पास एबीडी है, तो एक बार हमने ट्राइंगल कौन से ले लिया बच्चों? इन ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में एंगल 30 डिग्री है, तो tan
30 डिग्री इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज ए बी अपॉन में, यहां पर दिस इज बी डी, दिस इज बी डी, ओके, एंड tan 30 is equal to 1 by root 3, so we can write it as 1 by root 3 is equal to AB upon में BD, ओके। ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे हैं, ओके क्लियर। यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे हैं। कार यूनिफॉर्मली स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो टाइम 6 सेकंड में लगा वही अगले 6 सेकंड में भी उसको उतना ही टाइम लगने वाला है, क्लियर है। तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी गेट PD इज इक्वल टू AB टाइम्स रूट 3, AB रूट 3। तो यहां पर बच्चों BD की वैल्यू हमको AB रूट 3 फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों? PD इज इक्वल टू AB रूट 3। इज इट क्लियर? चलिए, तो BD हमारे पास में AB रूट ऑफ 3 के इक्वल होगा, क्लियर है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो एक ट्राइंगल लिया था दैट इज ABD, इससे काम तो चलेगा नहीं। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा? ट्राइंगल ABC, 90 डिग्री है, ओके। ट्राइंगल हमने लिया ABC, यहां पर एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज AB एंड अपॉन में दिस इज BC। बच्चों tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3, तो वी कैन राइट इट एज BC टाइम्स रूट 3 इज इक्वल टू AB। चलिए, BC टाइम्स रूट 3 इज इक्वल टू AB, क्लियर है। अब जरा देखना बच्चों, मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में इस चीज को अप्लाई किया है। अब आप देखिए, PD बराबर जो कि AB रूट 3 है और हमको AB की वैल्यू BC रूट 3 गिवन है, इन दोनों का यूज करके क्या आप अब बता सकते हैं कि कार को पॉइंट C से P तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? चलिए, आइए बच्चों देखते हैं। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये BD AB रूट 3 और AB की वैल्यू BC रूट 3, इस AB को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट BD इज इक्वल टू, AB की वैल्यू हमने BC रूट 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक रूट 3 हमारे पास पहले से था, तो दिस विल बिकम BD इक्वल टू 3 टाइम्स BC। नोट करिएगा बच्चों, BD इक्वल टू 3 टाइम्स BC, ओके क्लियर। BD जो है बच्चों वो हमारे पास 3 टाइम्स BC है। अब नोट करना, BD को मैं लिख सकता हूं CD प्लस में BC के बराबर, तो वी कैन राइट इट एज CD प्लस में BC इक्वल टू 3BC। यहां से एक BC माइनस कर दो, CD इक्वल टू 2 टाइम्स BC, हो गया सॉल्व। PD बराबर 2BC, मतलब कि CD बाई 2 जो होगा वो BC के बराबर होगा। मतलब कि बच्चों जो BC की डिस्टेंस है, BC की डिस्टेंस CD की डिस्टेंस की हाफ है, आधी है। और अगर CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि ये जो टाइम लग रहा है CD ट्रेवल करने का वो 6 सेकंड है, तो 6 का हाफ कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। यूनिफॉर्मली स्पीड का मतलब यही है कि अगर 6 सेकंड में आपने जितना ट्रेवल किया, अगले 6 सेकंड में भी आप उतनी ही ट्रेवल करोगे और उसके आधे टाइम में आप उसकी आधी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। सो दैट्स व्हाई BC इज इक्वल टू CD बाई 2, तो CD का आधा टाइम लगेगा और CD को 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में भी प्रीवियस में पूछी गई है। लिखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 meters above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Cloud की हाइट को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। फिगर हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ऑलरेडी एक बार फिगर हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो इतनी प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। ये आपके पास सपोज करिए बच्चों लेक है, ठीक है। दिस इज अ लेक, ओके। अब लेक के सरफेस से 10 मीटर की हाइट पर, मान लो ये कोई ए बी पॉइंट है, ये 10 मीटर की हाइट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी क्लाउड का यहां पर आपके पास कोई क्लाउड है, यानी कि ऐसा बोले तो ये कोई पॉइंट आपके पास क्लाउड है, ठीक है। इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों? 30 डिग्री गिवन है, यानी कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है, ओके ओके। चलिए, साथ ही साथ इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा लेक के सरफेस पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको 60 डिग्री गिवन है। देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिखा दिया कि ये जो है डिफरेंस वो 60 डिग्री का बनने वाला है, यानी कि
ये पर्टिकुलर हाइट हमारे पास बच्चों यहाँ पर 10 मीटर है। सपोज करो ये कोई पॉइंट हमारे पास M है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट हमारे पास C, कैपिटल C है। ये जो CM है ये लेट सपोज हमारे पास में H है। तो अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड लेक के सरफेस से 10 प्लस में H मीटर ऊपर है। क्लियर? क्लाउड लेक के सरफेस से 10 प्लस H मीटर ऊपर है, तो क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कितने नीचे बनेगा? 10 प्लस में H मीटर, यानी कि यहां पर बनेगा बच्चों रिफ्लेक्शन, यहां पर बनेगा रिफ्लेक्शन। और लेट सपोज ये कोई पॉइंट आपके पास N हो गया, ये जो डिस्टेंस यहां तक की बनी, यहां से लेकर के यहां तक की, ये बनेगी 10 प्लस में H, है ना बच्चों? ये 10 और ये H, तो ये बन गई 10 प्लस में H। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों, ये जो एंगल ऑफ, नोट करिएगा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये हमारे पास में 60 डिग्री के बराबर है। कितना है बच्चों? 60 डिग्री के बराबर है। ये 60 डिग्री के बराबर है। तो हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो एक्चुअली बच्चों हमको H कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद 10 में H ऐड करके लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट क्या होगी फाइंड आउट करना है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जब फिगर बन जाता है ना तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्योंकि ये 10 मीटर है तो बच्चों ये भी 10 मीटर है। यहां पर हमने लेट कर लिया है कि जो CM है वो हमारे पास में H के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक बार ट्राई करिए। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल लिया, कौन सा? AM, ठीक है, AMC, इन ट्राइंगल AMC। यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि एंगल AMC जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो यहां से हम देख सकते हैं 10 30 डिग्री जो होगा वो इक्वल टू होगा H अपॉन में AM, H अपॉन AM। अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो AM है बच्चों वो भी हमारे पास में X है, AM को मैंने यहां पर X मान लिया, ये लेंथ हमारे पास में X है, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, ये बन जाएगा H और ये बन जाएगा X, दिस विल बिकम H बाई X। क्लियर है? ये हमारे पास बच्चों H बाई X के बराबर बन जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ अब मैं ट्राइंगल लूंगा AMN को, ट्राइंगल लूंगा बच्चों AM। अच्छा यहां से सिंपल और कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में √3, ठीक है, इज इक्वल टू H बाई X। वी कैन राइट X जो होगा वो हमारे पास H√3 के बराबर है, X जो होगा वो हमारे पास में H√3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? X की वैल्यू H√3 के बराबर हो जाएगी। यहां तक नोट कर लीजिए। अगले स्टेप पे आते हैं, ट्राइंगल AMN को लेते हैं, ट्राइंगल AMN को लेते हैं। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं AMN, AMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर कितना एंगल फॉर्म किया बच्चों? 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan 60 डिग्री। अब जरा ध्यान से सोचना, पॉइंट M से ये टोटल हाइट कितनी हो रही है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? ये हमारे पास 10 प्लस H है और ये हमारे पास 10 है, तो टोटल यहां से यहां तक बन गई 10 प्लस 10 20, 20 प्लस में H के बराबर। कितना बन गई बच्चों? दिस विल बिकम 20 प्लस में H। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इसकी X ही रहने वाली है, और 10 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 बराबर 20 प्लस में H डिवाइड में X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X टाइम्स √3 बराबर में आ जाएगा 20 प्लस में H। देख लो बच्चों, दोनों हमें रिलेशन मिल गया है। यहां पर X की वैल्यू H√3 है, यहां पर X√3 बराबर 20 प्लस H है। अगर मैं इस X की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस X की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो दिस विल बिकम H√3 और इनटू में √3 बराबर में 20 प्लस में H, 20 प्लस में H, दिस विल बिकम 3 टाइम्स H इक्वल टू 20 प्लस में H। माइनस कर दोगे यहां से तो 2H बराबर में यहां से 20, तो H की वैल्यू बच्चों आपको 10 आ गई, H की वैल्यू हमको 10 आ गई। क्लियर है बच्चों? H इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन था हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, तो लिख सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ द क्लाउड, हेंस हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। बच्चों बताओ कितना हो जाएगा? क्या सोच रहे थे? मैं सब लिख दूंगा, बताओ। फिगर बना हुआ है, H की वैल्यू आपने 10 मीटर कैलकुलेट कर लिया है, हाइट ऑफ द क्लाउड बताना है जो कि सरफेस ऑफ लेक से कितना होगा। तो फिगर के अकॉर्डिंग बताइए कि हाइट ऑफ द क्लाउड कितना आएगा। 4 ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 20 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यहां पर 30 मीटर। चलिए बच्चों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक हो गया? अरे भाई बिल्कुल आसान था। ये H तुम्हारे पास में आ गया है 10 और ये तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 है, तो लेक के सरफेस से क्लाउड कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा हमारे पास
10 प्लस में 10, 10 प्लस में 10 कितना बन गया 20 मीटर। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर का करेक्ट आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों मूव करते हैं। इसको एक बार आप लोग पूरा अच्छे से फिगर वगैरह जो भी नोट करना है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों 2025 के केस स्टडी में आया था। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ना? बस आपको थोड़ा सा पिक्चर्स और ये लैंग्वेज लिख करके ऐसा फील हो जाता है कि अरे बाप रे कितना टिपिकल क्वेश्चन दिख रहा है। नहीं, लैंग्वेज को ध्यान से समझोगे तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर की प्रॉब्लम है। ऐसी न जाने कितने सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व करे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखा है, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, एक लाइट हाउस है, उसके बेस से नियर पे खड़ी हुई है। गेजिंग अप एट इट्स टावरिंग हाइट, शी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60 डिग्री। यहां से जब उसने फाइंड किया एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का तो उसको 60 डिग्री फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? ओके। देन शी क्लाइंब्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक। उसके बाद वो एक ऑब्जर्वेशन डेक पर क्लाइंब कर जाती है। ठीक है, विच इज 40 मीटर हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू बी 45 डिग्री। यहां से उसने देखा कि लाइट हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन चुका है। द फिगर बिलो इलस्ट्रेट्स द सिचुएशन विद पॉइंट ए बी सी एंड डी ई। यहां पर ए बी सी एंड डी ई सारे के सारे पॉइंट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो ये सिचुएशन अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है, देख लिया है, तो अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये केस एकदम अच्छे तरीके से सबने देख लिया, बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन है इफ CD इज h मीटर फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ h। तो देखिए बच्चों, हमें BD फाइंड करना है, CD हमारे पास h है, ये एंगल 45 डिग्री है। कितना इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि चलो मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, BD जो होगा वो 2h के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी है BD जो होगा वो √3h के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी है BD जो होगा वो 1/√3 इंटू में h के बराबर होगा। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों यहां पर कि जो BD होगा वो h के ही बराबर होगा। तो चलिए बताइए बच्चों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा BD इन टर्म्स ऑफ h? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। अगर आप ट्रायंगल को देखोगे BCD, ठीक है बच्चों, यहां पर अगर आप ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे BCD, यहां पर डेफिनेटली ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री ही हम अज्यूम करके चलते हैं। जो भी वर्टिकल एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो tan 45 डिग्री होगा वो इक्वल टू होगा हाइट CD अपॉन में बेस BD के। ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और CD बच्चों हमको यहां पर h मीटर मेंशन है, ये h है, तो ये BD हो गया। तो यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BD की वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी? BD है बच्चों हमको यहां पर h फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, BD हमको यहां पर h मीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू h। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। अब हमको डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है। BC है कहां पर? ये जो डिस्टेंस BC है, ठीक है बच्चों, आंसर आप ही को करना है। ये हमें बताना है कि डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा। मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से सोच पाए। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस। ओके ओके ओके, तो ये हमारे पास जो BC होगा, लेट सपोज BC इन टर्म्स ऑफ h लिख सकता हूं 2h के बराबर, ऑप्शन नंबर बी, √2h के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, √3h के बराबर, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर h के बराबर। चलिए, तो बच्चों यहां पर BC फाइंड आउट करना था, किसके बराबर होगा? चलिए एक ऑप्शन और भी दे देता हूं ताकि आपके लिए और भी अच्छा हो। नन ऑफ द एबव। चलिए, नन ऑफ द एबव। अगर आपका इनमें से कोई नहीं है तो आप इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, नन ऑफ द एबव। ये मैंने पांचवा ऑप्शन आपके लिए एक्स्ट्रा दिया है। चलिए बताएं, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। आइए बच्चों देखते हैं। ट्रायंगल सेम ही लेने की जरूरत है। ट्रायंगल यहां पर भी हम क्या ले लेंगे बच्चों? CDB ले लेंगे। ट्रायंगल CDB में अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है और हाइट गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन का रिलेशन। यहां पर साइन 45 डिग्री होगा CD अपॉन में बच्चों BC के बराबर। CD अपॉन में BC के बराबर। साइन 45 होता है 1 अपॉन में रूट, कितना होता है बच्चों? ये होता है 1 अपॉन में √2। और CD हमारे पास में h है, BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC की वैल्यू हमको यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों? h √2 के बराबर आ जाएगी।
एच रूट टू लिखूं या फिर मैं इसको रूट टू इंटू में एच लिखूं, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है रूट टू एच, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी रूट टू इंटू एच विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेंशन है कि रूट थ्री हमारे पास 1.73 है, ठीक है। फाइंड द हाइट सीई ऑफ द लाइट हाउस, हमको लाइट हाउस की हाइट सीई फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करिए, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, ठीक है। फाइंड द हाइट सीई ऑफ द लाइट हाउस की हाइट को फाइंड आउट करिए। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास ट्राइंगल सीडीबी था उसमें से हमने क्या देखा कि ये जो 45 है यहां से tan 45 डिग्री बराबर आएगा सी डी अपॉन में आपके पास बी डी। और यहां से हमने देखा कि भाई ये 1 हो गया, ये एच है और ये हमारे पास बी डी है, तो वी कैन सी कि बी डी की वैल्यू हमारे पास में एच आई, क्योंकि प्रीवियस में हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था। अब मैं ट्राइंगल सीई ए लूंगा, इन ट्राइंगल सीई ए यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन नोट करिएगा, ये 40 मीटर है। अगर ये हिस्सा 40 मीटर है तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास 40 मीटर ही होगा, ओके। तो ट्राइंगल सीईए में बच्चों हम क्या देख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो वी कैन राइट कि tan 60 डिग्री जो होगा, हाइट कितना होगा, h प्लस में 40, h प्लस में 40 हाइट हो गया। और ये जो हमारे पास BD है बच्चों, यही हमारे पास AE के बराबर होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये तो सेम रहने वाली है। दैट इज ये हमने निकाला था x, ये भी हमारे पास में सॉरी ये हमने निकाला था h, ये भी हमारे पास में h ही होगा, हम इसको भी यहां पर h लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये h तो ये भी h, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, ये कितनी होती है बच्चों, रूट थ्री बराबर h प्लस 40 अपॉन में यहां पर h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। यहां से बच्चों रूट थ्री टाइम्स h इक्वल टू h प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से रूट थ्री एच में से माइनस कर देंगे h को, तो आएगा 40 के बराबर, h कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन, और यहां से 40 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहां से बच्चों h की वैल्यू हमारे पास, हमको पूछना है फाइंड द हाइट सीई ऑफ द लाइट हाउस, h की वैल्यू 40 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 40 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन। अभी मैं रूट थ्री की वैल्यू रख नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मुझे टोटल हाइट को फाइंड आउट करना है, नोट करिएगा, ये टोटल हाइट को फाइंड आउट करना है, तो सीई बराबर हमारे पास में कितना होगा, ये होगा h प्लस में 40, दैट इज 40 तो हमारे पास ये हो गया, और प्लस में हमारे पास ये 40, ठीक है बच्चों। यहां से बन जाएगा 40, अब एलसीएम ले रहा हूं, ये बनेगा 40 टाइम्स रूट थ्री और माइनस में 40 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, एलसीएम ले लिया यहां पर मैंने बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इधर पर मैंने एलसीएम ले लिया, ये बन गया 40 और 40 का मल्टीप्लाई पूरा रूट थ्री माइनस वन में, तो 40 रूट थ्री माइनस 40, यहां से बच्चों 40 से 40 को कैंसिल आउट कर दोगे तो सीई बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन। नाउ अब मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, ये हो जाएगा 40 रूट थ्री इंटू में रूट थ्री प्लस वन, डिवाइड में यहां पर आपके पास रूट थ्री माइनस वन इंटू में रूट थ्री प्लस वन, ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, 40 रूट थ्री इंटू में रूट थ्री प्लस वन, ये बनेगा आपके पास में टू, तो टू थ्री माइनस वन टू बना, टू से 40 को 20 टाइम्स में, तो दिस विल बिकम 20 रूट थ्री इंटू में रूट थ्री प्लस वन, एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस, सो वी गेट 20 इंटू में थ्री, ओके, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, एंड 20 प्लस में रूट थ्री, ये बन गया बच्चों 60 और प्लस में 20, और रूट थ्री की वैल्यू यहां से हमारे पास में है 1.73, 1.73, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा 14, कैरी वन, टू वन जा टू प्लस वन थ्री, और एक जीरो, टू पॉइंट के बाद 34.6, ये बन गया हमारे पास 60 प्लस में 34.6, तो 60 प्लस 30 90, 94, 94.6 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो हाइट है बच्चों वो 94.6 मीटर आ जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमको कितनी आ जाएगी, 94.6 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस हमको कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, इसको सबने नोट डाउन कर लिया, ओके।
इसमें लिखा है कि फाइंड डिस्टेंस एई इफ एसी इज इक्वल टू 100 मीटर। बच्चों हमें फाइंड करना है एई, ओके, ये एई हमको फाइंड आउट करना है। और लिखा है कि अगर एसी जो है हमारे पास में वो 100 मीटर है, नोट करिएगा, ये जो एसी है ये हमारे पास में अगर 100 मीटर है, तो अब आप देख सकते हो कि एई को फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा हमें ढूंढना है, और ये हमारे पास 100 मीटर है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करिए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहां पर बेस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस गिवन है। हम अप्लाई कर सकते हैं cos 60 डिग्री, किसमें, ट्राइंगल एसीई में, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एसीई, यहां पर एंगल 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री बराबर में टोटल हाइट हम, अच्छा cos अप्लाई कर रहे हैं तो बेस निकाल लेंगे, तो बेस एई हो गया बच्चों, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस हमारे पास में 100 है, ओके। यहां से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो दिस विल बिकम 1/2, और ये हो गया एई, यहां पर हो गया 100, 100 इधर ले जाएंगे बच्चों, यहां से एई की वैल्यू हमको 100/2 यानी कि 50 मीटर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आंसर एसी इज इक्वल, सॉरी आंसर एई इज इक्वल टू, यस एई इज इक्वल टू 50 मीटर। एई हमारे पास बच्चों 50 मीटर हो जाएगा अगर एसी 100 मीटर है। आया समझ में, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके और भी आते रहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।